मॉडर्न हिंदू लॉ जो है डेवलप्ड हुआ आफ्टर कोडिफिकेशन के बाद, और रिफॉर्म मूवमेंट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल था तब रिफॉर्म हुए, अलग अलग मूवमेंट्स के रिफॉर्म हुए, और आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद ये जो है मॉडर्न हिंदू लॉ जो है तैयार हुआ। तो मॉडर्न सोर्स है जो हिंदू लॉ के आर प्राइमली स्टैट्यूटरी एंड जुडिशियल इन नेचर अलॉन्ग विद इक्विटी, जस्टिस, कस्टम एंड प्रेसिडेंस। तो मॉडर्न सोर्स जो है हिंदू लॉ के प्राइमरी स्टैट्यूटरी हैं, जो स्टेट द्वारा दिए गए हैं, हमारी कंट्री के द्वारा हमें कानून मिला है, और जुडिशियल नेचर का है। जुडिशियल नेचर का है, मॉरल जजमेंट है इसके अंदर, मॉरल जजमेंट कर देखते हुए ही कोई भी जजमेंट दी जाती है, और अलॉन्ग विद इक्विटी को देखते हुए जस्टिस की जाती है, कस्टम्स हमारे जो पुराने हैं उनको देखते हुए, और जो प्रेसिडेंट्स जो हाई कोर्ट्स के फैसले हैं उनको देखते हुए हमारा मॉडर्न लॉ जो है वो तैयार हुआ। तो मॉडर्न सोर्स क्या है हिंदू लॉ के? तो मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ लेजिस्लेशन, सबसे पहला सोर्स है लेजिस्लेशन मीन्स स्टैट्यूटरी लॉ। तो मीनिंग है इसका, जैसे इनैक्टमेंट मेड बाय लेजिस्लेचर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स जो है हिंदू लॉ का, जे इनैक्टमेंट्स थे जो बनाए गए थे स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के द्वारा। तो इंडिपेंडेंस के बाद जैसे सेवरल कोडिफिकेशंस हुई थी, एंशिएंट लॉ की सेवरल कोडिफिकेशन की गई थी, स्टैचूज बनाए गए थे पुराने लॉ के, और कोडिफाइड कर करके, और एंशिएंट एंड कस्टमरी प्रैक्टिसेस की गई थी, और फिर जाके ये जो है लेजिस्लेशन जो है स्टैट्यूटरी लॉ जो है रेडी हुआ था, तैयार हुआ था। पीछे वाले को देखते हुए आगे नया लॉ जो है तैयार हुआ था। लेजिस्लेशन हमारी लॉ मेकिंग बॉडीज़ जो हैं उन्होंने जो है इस लॉ को तैयार किया था। तो जैसे इसमें एग्जांपल्स हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है, इसमें रेगुलेट किया गया मैरिज, डाइवोर्स, रेस्टिट्यूशन, नलिटी। तो इन चीज़ों को इनमें बताया गया कि मैरिज कैसे करनी है, डाइवोर्स कैसे लेना है, कोई अगर जेल में है तो उसकी बहाली कैसे करनी है, नलिटी क्या क्या, मतलब इसमें सब जो है हिंदू मैरिज एक्ट में 1955 में बताया गया। तो जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, ये डील करता है हमारी विद इनहेरिटेंसी एंड सक्सेशन, कि कैसे जो है वो विरासत किसको देनी है, कैसे विरासत चलानी है, सक्सेशन किसको आगे नया बनाना है। तो इसके बारे में जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट में बताया गया। तो हिंदू माइनॉरिटी और गार्डियनशिप एक्ट में बताया गया लॉ रिलेटिंग टू गार्डियनशिप ऑफ माइनर्स, कि अगर कोई बच्चा छोटा है तो उसका गार्डियन किसको बनाना है। अगर दो हस्बैंड वाइफ जो है आपस में झगड़ा करते हैं तो बच्चे का गार्डियन किसको बनाना है। अगर फादर जो है वो सही नहीं है, जहाँ मेंटली डिस्टर्ब है, तो किसको बनाना है गार्डियन, बच्चे का, माइनर का गार्डियन किसको बनाना है। जहाँ कोई भी सिचुएशन में गार्डियन जो है मदर होनी चाहिए, जब फादर होना चाहिए, किसको बनाना है। तो ये हमें माइनॉरिटी और गार्डियनशिप में बताया गया। तो हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 में जैसे बताया गया कि गवर्न अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, कि अडॉप्शन अगर किसी बच्चे की अगर अडॉप्शन करनी है, जहाँ कोई मेंटेनेंस देनी है बच्चों को, वाइफ को, पेरेंट्स को, तो इसके बारे में जो है हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट में बताया गया। तो जैसे केस है गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई, तो 1999। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया, व्याख्या करके बताई पूरी, कि आफ्टर हिम हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1955 जब लागू हो गया था, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बोला कि मदर जो है वो भी कैन आल्सो बी ए नेचुरल गार्डियन, मदर भी नेचुरल गार्डियन जो है बन सकती है ड्यूरिंग फादर्स लाइफ टाइम। अगर फादर जो है भी तो तभी मदर जो है गार्डियन बन सकती है। फादर इज़ अनएबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी, अगर फादर जो हैं अनएबल हैं, अपनी ड्यूटी जो है डिस्चार्ज नहीं कर रहे अच्छे से, तो मदर जो है बच्चे की माइनर की गार्डियन बन सकती है। तो प्रेसिडेंट्स में क्या बताया गया है, जुडिशियल डिसीजंस दिए होते हैं। प्रेसिडेंट्स में जुडिशियल डिसीजंस दिए होते हैं, जैसे कि मतलब डिसीजंस ऑफ हायर कोर्ट के डिसीजंस होते हैं, स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन जिसमें दिए जाते हैं, एक्ट एज ए बाइंडिंग अथॉरिटीज़ अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 141 में इसके बारे में बताया हुआ है कि कैसे जी बाइंडिंग अथॉरिटी के रूप में काम करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं वो लोअर कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में माने जाते हैं। कोई भी फैसला इन्हीं को देख के भी दिया जा सकता है। तो मीन्स प्रेसिडेंट्स, जुडिशियल डिसीजंस। तो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी प्रेसिडेंट्स की? तो व्हेन लेजिस्लेशन, जब हमारा लेजिस्लेशन जो है स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो साइलेंट हो जाती है और एम्बिग्यूअस, कोई क्लियर रेफरेंस नहीं देती है केस का, तो कोर्ट इंटरप्रेट एंड गिव क्लैरिटी। तो कोर्ट हमें प्रेसिडेंट्स पुराने डिसीजंस को देखते हुए इंटरप्रेट करते हैं, व्याख्या करते हैं, और हमें गिव
क्लैरिटी देते हैं, क्लैरिटी हमें देते हैं केस को लेके। तो जैसे शाह बानो केस था, मोहम्मद अहमद खान शाह बानो बेगम वर्सेस शाह बानो बेगम 1985 में बताया गया था कि दो अंडर मुस्लिम लॉ इट हैड एन इम्पैक्ट ऑन यूनिफॉर्म मेंटेनेंस लॉ एंड इंटरप्रिटेशंस अंडर हिंदू लॉ टू। तो इसमें जैसे मेंटेनेंस के यूनिफॉर्म मेंटेनेंस के बारे में बताया गया था। चाहे जो है शाह बानो केस में शाह बानो बेगम जो है वो मुस्लिम लेडी थी, तो मुस्लिम लेडीज़ की मुस्लिम्स के अलग जो है रूल्स हैं, बट मेंटेनेंस के लिए उसको भी एक ही दायरे में रखा था कि एज ए लेडी एज ए वुमेन उसको मेंटेनेंस का पूरा हक है। तो प्रेसिडेंट्स को देखते ही हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनका फैसला जो है बड़े ही क्लियर तरीके से, बड़े ही क्लियरिटी से दिया था। तो सरला मुडगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जैसे 1995 में बताया गया कि कोर्ट जो है दैट ए हेल्ड दैट ए हिंदू हस्बैंड जो है कैन नॉट कन्वर्ट इस्लाम जस्ट टू सोलेमनाइज सेकेंड मैरिज। तो सेकेंड मैरिज जो है अगर वो करते हैं हस्बैंड जो सेकेंड मैरिज करते हैं अपना धर्म कन्वर्ट करके, तो इसको सोलेमनाइज नहीं किया जाएगा, इट वुड बी वाइड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, जो वाइड माना जाएगा। जैसे इस केस में हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर ली थी अपनी फर्स्ट वाइफ के होते हुए, ये सोच के कि मैंने जो है हिंदू से मुस्लिम कन्वर्शन कर लिया है, हिंदू से मुस्लिम बन गया हूँ, तो मैं मैरिज सेकंड कर सकता हूँ। बट जितनी देर तक फर्स्ट मैरिज जो है वो ख़त्म नहीं होगी, सेकंड मैरिज जो है हिंदू मैरिज एक्ट में इंसान नहीं कर सकता, पर्सन नहीं कर सकता है, जितनी देर तक फर्स्ट मैरिज जो है वो डिज़ोल्व नहीं होती। तो केस स्टडी जैसे स्पेसिफिक केस स्टडी है हिंदू लॉ की एक और, धनम्मा एट द रेट ऑफ सुमन सरपुर वर्सेस अमर दो 2018। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पाया कि डॉटर्स जो हैं उनका भी इक्वल कॉपर सैनरी है, राइट्स है हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में अंडर द अमेंडमेंट हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो जो विरासत है पहले सिर्फ जॉइंट फैमिली एक्ट में जो विरासत है वो सिर्फ सन को मिलती थी, सन के सन को मिलती थी, फिर आगे सन के सन को मिलती थी, आगे आगे ऐसे, तो लड़की का बीच में कोई भी रोल नहीं था। तो जैसे ये जो एक्ट बना हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, तो इसमें जो है डॉटर्स को भी सेम राइट जो है कॉपर सैनरी के मिलने लगे फादर की प्रॉपर्टी के। तो फादर डाइड बिफोर 2005, इवन इफ़ द फादर डाइड बिफोर 2005, अगर डाइड जो है फादर 2005 में जो एक्ट आया था, 2005 के अगर पहले के फादर की डेथ भी हो गई है तब भी ये जो है कानून जो है ये जो एक्ट है ये लड़कियों के लिए लागू किया गया कि लड़कियां तब भी इसका फ़ायदा उठा सकती हैं। तो जस्टिस इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस, तो मतलब कि वेयर देयर इज़ नो स्पेसिफिक लॉ और प्रेसिडेंट, जहाँ पे कोई स्पेसिफिक लॉ ना काम करे, जब प्रेसिडेंट्स हमारे पुराने जो हैं जजमेंट्स काम ना करें, तो कोर्ट फिर वहाँ पे अप्लाई करते हैं नेचुरल जस्टिस, फेयरनेस, इक्विटी। तो नेचुरल जस्टिस तरीके से जो है केस को लड़ा जाता है, केस का फैसला सुनाया जाता है, मॉरल जजमेंट होती है इसमें, फेयरनेस तरीके से और इक्विटी दोनों पार्टीज़ को इक्वली देखते हुए जो जो है जजमेंट जो है दी जाती हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जैसे इसका कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जजेस ऑफन अप्लाइड जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। तो ब्रिटिश रूल के दौरान भी जो जजेस थे वो इक्विटी और गुड कॉन्साइंस जो है इसको देखते हुए ही फैसले करते थे। तो इन केसेस वेदर नीदर टेक्स्ट नॉर कस्टम्स प्रोवाइडेड क्लियर आंसर। तो जैसे जिन केसेस में टेक्स्ट नॉर कस्टम्स जो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं क्लियर आंसर को, तो उस केस में जो है गुड जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्साइंस का हवाला लेते हुए फैसले दिए जाते हैं अच्छे क्लियर तरीके से। तो जैसे एग्जाम्पल है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, दो कॉन्स्टिट्यूशन इन नेचर, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन इन नेचर था इनका केस, तो इन्फ्लुएंस हुआ हिंदू लॉ प्रिंसिपल बाय एनफोर्सिंग फेयरनेस एंड नेचुरल जस्टिस इन पर्सनल लिबर्टी केसेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो एक फंडामेंटल राइट था लिबर्टी का, तो इसका हवाला देते हुए फेयरनेस तरीके से और नेचुरल तरीके से जो है मेनका गांधी का केस जो है इसकी जजमेंट दी गई कि पर्सनल लिबर्टी है मेनका गांधी की। तो हिंदू गार्डियनशिप केसेस में कोर्ट जो है ऑफन इक्विटी प्रोटेक्ट करते हैं एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनर्स, तो माइनर्स के इंटरेस्ट को भी देखते हैं इवन इफ़ द स्टैचू इज साइलेंट, चाहे जो स्टैचू है वो साइलेंट हो, तो इसको इनको भी इनकी जजमेंट भी बड़े फेयर तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से दी जाती है।
तो कस्टम्स जो हैं इज़ अ रूल ऑफ कंडक्ट ऑब्जर्व बाय पीपल कंटिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एज बाइंडिंग। तो कस्टम जो हैं बड़े लंबे समय से जो चलते आ रहे होते हैं उनको हम कस्टमर बोलते हैं। जो लोग अपनी ज़िंदगी में जो लोगों ने उतार लिए होते हैं, लागू कर लिए होते हैं लोगों ने, और वो लंबे समय से उनको काम में उनको लाया जाता है, रिकॉग्नाइज़ किया जाता है एज ए वाइंडिंग, कि वो उस स्टेट के या उस रीजन के वाइंडिंग बन गए होते हैं। तो हिंदू लॉ में कस्टम जो हैं इफ़ नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी मॉरलिटी, अगर जो कस्टम हैं पब्लिक पॉलिसी या मॉरलिटी के अगेंस्ट नहीं होते, उनको वैलिड माना जाता है, वैलिड सोर्स माना जाता है कस्टम्स को। जैसे इसकी टाइप्स हैं लोकल कस्टम होते हैं, कास्ट कम्युनिटी कस्टम होते हैं, फैमिली कस्टम्स होते हैं। तो जैसे लोकल कस्टम में बताया गया कि फॉलोड इन ए पर्टिकुलर रीजन, तो किसी पर्टिकुलर रीजन्स में ही ये लोकल कस्टम जो हैं माने जाते हैं। कास्ट कम्युनिटी कस्टम जो हैं पर्टिकुलर कास्ट में ही माने जाते हैं। तो फैमिली कस्टम जो हैं स्पेसिफिक टू ए फैमिली सक्सेशन ट्रेडिशन, तो जैसे बच्चों को जॉइंट फैमिली में सक्सेशन देना है, तो ये ट्रेडिशंस के रूप में अलग अलग अपनी अपनी फैमिली के अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं। तो उस तरीके से अपनी अपनी फैमिली के लोग जो हैं अपने ट्रेडिशंस आगे आगे बढ़ाते हैं और विरासत में आगे आगे देते जाते हैं। जैसे इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, सर्टेन कम्युनिटीज़ तमिलनाडु में जैसे कस्टमरी मैरिज जो हैं विदाउट सप्तपति 7 स्टेप्स जो हैं की जाती हैं, विच कोर्ट्स हैव रिकॉग्नाइज्ड, तो कोर्ट इसको रिकॉग्नाइज करता है। तो 7 स्टेप्स के बिना ही, 7 फेरों के बिना ही ये मैरिज जो है संपन्न हो जाती है। तो वलुस्वामी वर्सेस बालकृष्ण 1887, तो इसमें जैसे प्रिवी काउंसिल ने रिकॉग्नाइज किया था वैलिडिटी ऑफ अडॉप्शन ऑफ मैरिड पर्सन इफ अलाउड बाई कस्टम, तो मैरिड पर्सन भी है उसका भी अडॉप्शन जो है किया जा सकता है। केस हुआ जैसे सुबहानी वर्सेस नवाब, तो प्रीवी काउंसिल हैड दैट कस्टम मस्ट बी एंशियंट सर्टेन एंड रिजनेबल टू बी वैलिड, तो काउंसिल ने बोला था, प्रीवी काउंसिल ने बोला था कि कस्टम जो हैं एंशियंट होने चाहिए, सर्टेन होने चाहिए आवश्यक, और रिजनेबल होने चाहिए, उनका कोई रीज़न से वो कस्टम चलते होने चाहिए, तो उनको वैलिड माना जाएगा। इन्फ्लुएंस ऑफ लॉ रिफॉर्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो इन्फ्लुएंस ऑफ लॉ रिफॉर्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो लॉ को जो रिफॉर्म करने वाले और कॉन्स्टिट्यूशन को जो रिफॉर्म करने वाले कुछ कस्टम्स थे उनको भी इन्फ्लुएंस किया गया। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इट्स सेल्फ एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा संविधान जो है वो भी हम सभी के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करता है, वो हमें गाइड करता है और डेवलपिंग हिंदू लॉ, और हिंदू लॉ को भी डेवलप करता है, स्पेशली इंश्योरिंग इक्वलिटी नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल जस्टिस, इक्वलिटी को देखते हुए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन को देखते हुए और सोशल जस्टिस को देखते हुए जो है हमें ये कानून देता है। तो एग्जाम्पल है जैसे आर्टिकल 14 हमें इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बताता है। लेड टू एवोल्यूशन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सक्सेशन, तो जेंडर जैसे मेल फीमेल जो है इनमें एवोल्यूशन किया गया जेंडर का, कि नो डिस्क्रिमिनेशन होगा सक्सेशन के लिए, लड़की लड़के को सेम अधिकार मिलेंगे अपने फादर की प्रॉपर्टी के। तो आर्टिकल 15 एंड 21 हमें बताता है, 51 और 21 यूज इन स्ट्राइकिंग डोंट डिस्क्रिमिनेटरी, तो जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको इसने ख़त्म किया और प्रैक्टिस किया मैरिज इनहेरिटेंसी को, तो मैरिज इनहेरिटेंसी को भी प्रैक्टिस में लाया गया। केस स्टडी जैसे इसमें विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि डॉटर्स के भी इक्वल राइट्स हैं इन कॉपरसेनरी प्रॉपर्टी में वाइफ वर्थ रिगार्डलेस ऑफ वेदर फादर वाज अलाइव, चाहे फादर जिंदा है तब भी जो है लड़की के पूरे डॉटर्स के अधिकार हैं। डेट ऑफ 2000 अमेंडमेंट के बाद जो हुआ था सक्सेशन एक्ट पास हुआ था, इसमें प्रॉपरली जो है डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म की गर्ल्स डॉटर्स और सन के बीच में, और बताया गया कि गर्ल्स का भी, लड़कियों का भी, डॉटर्स का भी सेम जो है अधिकार है प्रॉपर्टी में, जॉइंट प्रॉपर्टी में। तो दस मॉडर्न लॉ जो है इज़ नॉट सोलेनी बेस्ड ऑन एंशियंट टेक्स्ट, तो ये सिर्फ एंशियंट टेक्स्ट तक ही नहीं टिका हुआ बट प्राइमली शेप्ड, इसमें लेजिस्लेशन
कोडिफाइड स्टैचूज का भी पूरा रोल है। जुडिशियल डिसीजंस भी देखे जाते हैं इसमें, प्रेसिडेंट्स, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस को मद्देनज़र रखते हुए फैसले दिए जाते हैं। पुराने हमारे जो कस्टम बैलेट और रीजनेबल हैं, यानी कि सती प्रथा थी पहले तो उसको भी इन्होंने बीच में डाल दिया, चाइल्ड मैरिज था तो उसको भी इन्होंने डाल दिया। जो पुराने गलत थे तो उनको काट दिया गया, और जो सही सही थे, अच्छे अच्छे थे, उनको छांट छांट के कस्टम्स में और हमारी जुडिशियल जजमेंट्स में लाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को देखते हुए तो ये जो पांच जो हैं, पांच हिंदू लॉ जो हैं, मॉडर्न हिंदू लॉज जो हैं, ये हमने अच्छे से डिटेल में पढ़े। जैसे इसमें आगे भी बताया, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इंश्योर दैट हिंदू लॉ जो है इवॉल्व करता है सोशल चेंज को। इसमें सोशल चेंज भी है, जेंडर इक्वलिटी के बारे में भी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के बारे में, कि अगर सोशल चेंज समाज में जैसे चेंजेस होती रहती हैं तो उन चेंजेस को भी इन पांचों में अडॉप्ट किया जाता है समय समय पर। जो स्ट्रिक्ट नहीं है, जो डायनेमिक इन नेचर है। हमारा जो मॉडर्न हिंदू लॉ है डायनेमिक इन नेचर है। जब भी कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ती है इसमें, तो इसमें चेंजेस लाई जाती हैं समय समय पे। जैसे जी हमने पढ़ा था कि डॉटर्स को पहले नहीं मिलते थे अधिकार फादर की प्रॉपर्टी के, पर अब डॉटर्स भी सेम जो हैं अधिकार ले सकती हैं फादर की प्रॉपर्टी से। इवन फादर जो हैं अलाइव हैं, जिंदा हैं चाहे फादर, तब भी जो हैं लड़कियां पूरा हक अपना मांग सकती हैं प्रॉपर्टी से, फादर की प्रॉपर्टी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।